स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा सेशन है जी। और तीसरे सेशन में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल स्टार्ट किया था बाय द वे। और इससे पहले ओरिएंटेशन क्लास हुई थी और कल हमने डिस्कस किया था एग्जाम फॉर्मेट, और उसके लिए मैंने आपको ACCA का CB डेमो दिखाया था वेबसाइट के ऊपर जाके कि कैसा पेपर आपको नजर आएगा, सेक्शन A कैसा नजर आता है, सेक्शन B कैसा नजर आता है। एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि हमारे टोटल चैप्टर्स कितने हैं। देखिए, कैप्लन की बुक में हमारे पास टोटल 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 18 चैप्टर्स हैं टोटल, और वो सारे के सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे इस क्लास में फाउंडेशन से बिलोंग करते हैं, फाउंडेशन कोर्स को पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसमें ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प MA1 से और MA2 से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेगी। यानी कि ऐसे बच्चे जो फाउंडेशन से आ रहे हैं उनके लिए तकरीबन 30 to 40% एडिशनल नॉलेज आएगा। 60% वही होगा, लेकिन 30 to 40% एडिशनल होगा। और उस एडिशन के अंदर भी आपकी थोड़ी सी टेक्निकलिटी आएगी, ठीक है। और बाय द वे, जो 60% आपने पहले से पढ़ा हुआ है, वो जो 60% है उसमें आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो थे ना पहले MA1 में या MA2 में, वहां पे सिंपल आपके क्वेश्चंस होते थे। यहाँ पे थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा, एनालिसिस का काम ज्यादा करना पड़ेगा, और आपको एग्जाम की टेक्निक को समझना पड़ेगा। हमारी इस क्लास के अंदर एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने कल से ज्वाइन किया है। आपका नाम है, भूल गया भाई। उकाशा भाई। उकाशा भाई जो हैं ये CA से PRC से ACCA में शिफ्ट हुए हैं, और इन्होंने पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। तो जहाँ पे मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा फास्ट पेस से चलना है विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ उकाशा, तो हम इंशाल्लाह ताला उसको देखेंगे। लेकिन मैं एज्यूम करूंगा कि शायद हमें इस वक्त MA का कोई नॉलेज या FMA का नॉलेज एज सच नहीं है। तो एक किस्म की आपकी MA1 की, MA2 की रिवीजन जो है वो भी साथ होगी इस पेपर के अंदर, और दूसरा ये कि आपको एग्जाम की टेक्निक का साथ साथ अच्छे तरीके से आइडिया मिलेगा। तो आपने इसके अंदर परेशान नहीं होना, खास तौर पे जो फाउंडेशन के बच्चे हैं कि जी हमने ये जो कोर्स है ये चीज़ें तो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखें, बीच बीच में से चीज़ें आएंगी, आपके लिए नई से नई चीज़ें आएंगी। जैसे आपको याद होगा कि आपने MA1 के अंदर MA2 जब पढ़ा था तो MA1 की बहुत सारी चीजें आ रही थी, याद है आपको। पहले 8-10 चैप्टर जो थे वो MA1 से रिलेटेड थे, तो ओवरलैपिंग थी। लेकिन जब आप क्वेश्चन करते थे तो शायद आपको थोड़ा सा फर्क फील हुआ हो MA2 के अंदर क्वेश्चन करते हुए MA1 की निस्बतन। तो इसी तरह FMA के अंदर भी यही सिलसिला है कि आपको क्वेश्चंस को जरा थोड़ा सा डीपली डाइव करके देखना पड़ेगा कि यार क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है, ठीक है। तो ये जो बात थी ये सिर्फ फाउंडेशन के बच्चे के लिए थी, फाउंडेशन के बच्चों के लिए थी। जो आपके बाकी कोर्सेज में, बाकी क्वालिफिकेशन से ACCA में आ रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए ये समझना जरूरी है कि भाई हमें थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और इसके साथ साथ हमारे वर्सटाइलिटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। आपने MA1 MA2 जो बच्चे पढ़ के आए हैं उसमें क्वेश्चन आपके सिंपल थे, वहां पे कोई आपके 5-6 तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, वहां पे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। तो इसको आप जरा डिटेल में पढ़ें। उसका एक और फायदा ये होगा कि जब इंशाल्लाह ताला आप PM लेवल पे जाएंगे, आप स्किल्स लेवल में PM का पेपर पढ़ेंगे, तो आपको MA चूंकि ताजा पढ़ा होगा और इसकी एडवांस चीजें आपने पढ़ी होंगी, तो PM में आपको मसला इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा, ठीक है। तो नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता। अगर आप नॉलेज थोड़ा सा चले, आधा महीना या 1 महीना ज्यादा भी लग जाता है, तो उसका एज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। एज के ऊपर इंपैक्ट आता है जब आपके 6 महीने ज्यादा लगते हैं, ठीक है, या आपके 5 महीने, 6 महीने या 1 साल ज्यादा लगता है, तब आपका फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप 1 महीना लगा के भी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। तो इस चीज के साथ हमने इन क्लासेस को कंटिन्यू करना है, ओके जी। तो टोटल 18 चैप्टर्स हैं भाई। 18 चैप्टर्स के अंदर थ्योरेटिकल भी नॉलेज आएगा और न्यूमेरिकल नॉलेज भी आएगा। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे FMA के लेवल पे या MA के पेपर के अंदर
आपका 50-50% का 50-50 की रेशो चलती है। 50-50 की रेशो से मुराद क्या है? 50% थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट किया जाता है और 50% न्यूमेरिकल स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं। यानी कि थ्योरी भी 50% और न्यूमेरिक्स भी 50%। कहीं पे आपकी ये भी हो सकता है कि आपकी 60-40 की रेशो आ जाए। थ्योरी के कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। अब इसको कैसे ग्रैप्स करना पड़ेगा? इसके लिए आपको स्टडी हब या इसके लिए आपको कैप्लन की बुक अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन थोड़ी सी आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए किताब को पढ़ना एक दफा, कम से कम एक दफा अच्छे तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा कि 3-4 दफा किताब खत्म करो, सिर्फ आप एक दफा अच्छे तरीके से किताब खत्म कर लो ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, साथ साथ हमने जो प्रैक्टिस करनी है उसमें स्टडी हब भी है, उसके अंदर बीपीबी भी है और उसके अंदर कैप्लन भी है। तो 3 रिसोर्सेज जो है वो हम यूज करेंगे। कैप्लन मैं कोशिश करूंगा आपको क्लास में करवाऊं, इसके साथ साथ मैं आपको जो असाइनमेंट क्वेश्चंस दूंगा वो मैं आपको स्टडी हब में दूंगा जो ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी कि मुझे आपको अलग से कोई मटेरियल देने की जरूरत नहीं है एज सच। मैं आपको स्टडी हब से रेफर करूंगा और इसके साथ साथ जो अच्छे क्वेश्चंस हैं बीबीबी किट के, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला सेपरेटली प्रोवाइड करूंगा सॉफ्ट फॉर्म में, ताकि आप इन 3 रिसोर्सेज से आप प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट को ग्रैप्स करें और इंशाल्लाह ताला इस पेपर में आप 90+ स्कोर करें। ठीक है, तो हमारा टारगेट अगेन वही है कि 90+ हमने स्कोर करना है और ये अचीवेबल टारगेट है, ये कोई मुश्किल टारगेट नहीं है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपने किताब अच्छी तरीके से पढ़ी है या स्टडी हब को अच्छे तरीके से पढ़ा है और साथ आपने ये दो तीन जो मैंने रिसोर्सेज बताए हैं प्रैक्टिस के लिए, अगर आप इनको मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप इस पे काम करें तो इंशाल्लाह ताला 90+ स्कोर आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे टेस्ट हैं, उन टेस्टों के अंदर आपके अलग से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, वो सेपरेट क्वेश्चंस हैं, वो आपके ना बीपीबी से होंगे ना ही स्टडी हब से होंगे। ठीक है, उसको आप अटेम्प्ट जरूर करें। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया। हमारे लिए 18 के 18 चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे एरियाज आगे पीएम में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी है। कल हमने जो बात की थी स्टूडेंट चैप्टर 1 के हवाले से, हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख रहे थे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर्स इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प प्लान, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। हमने ये देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका स्कोप क्या है, उसके अंदर हमने सीखना क्या है। उसके अंदर हमने सीखना ये है कि हम यहां पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देंगे, किसको? मैनेजर्स को। और मैनेजर्स कहां पे काम करते हैं? बिजनेस के अंदर काम करते हैं। ये मैनेजर्स वो लोग होते हैं जो ओनर्स के बिहाफ के ऊपर बिजनेस को रन या मैनेज कर रहे होते हैं, या वो जो रिसोर्सेज जो आपकी हायर मैनेजमेंट देती है उनको मैनेज कर रहे होते हैं। किसके लिए? ओनर्स के लिए। उन रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे होते हैं। और मैनेजर्स का काम क्या होता है? 3 तरह के रोल मैनेजमेंट करती है। मैनेजर्स 3 तरह के काम करते हैं। पहला, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर होती है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, अपने टारगेट सेट करते हैं। डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं? चॉइस करते हैं कि क्या हमें ये कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए या ये कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए, क्या हमें ये प्रोडक्ट बना के बेचनी चाहिए या ये वाली बनानी चाहिए। और मैंने कल आपको बताया था कि डिसीजन मेकिंग के अंदर हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। हमेशा याद रखना है, देखो आप जब भी डिसीजन करते हो, आपने दुकान से कोई चीज खरीदनी होती है तो आप क्या करते हो? 1-2 दुकानों को विजिट करते हो, राइट? आपने एक सेलफोन खरीदना है तो आप एक शॉप पे जाओगे, उसके बाद आप दूसरी शॉप पे जाओगे। आपको जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि आप डिसीजन अच्छा लें। एवेल्युएट करते हो ना आप कि यार मेरे लिए ए शॉप से चीज खरीदना बेहतर है या बी से। तो क्या करते हो आप डिसीजन करते हुए? 2 चीजों को कंपेयर करते हो, एक कॉस्ट और दूसरा बेनिफिट्स। जहां पे आपको लगता है, आपका दिमाग ये रिस्पॉन्स करता है, आपने एक दुकान पे गए, कॉस्ट भी पूछी, फायदा भी अपने दिमाग में देखा, उसके बाद दूसरी दुकान पे गए, कॉस्ट भी पूछी,
प्राइस पूछी और उसके बाद आपने अपने ज़हन में देखा कि यार इसका मुझे फायदा क्या होगा। जहां पे कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस आपको ये बताता है कि यार मुझे बेनिफिट ज्यादा हो जाएंगे कॉस्ट से, वहां पे आप क्या करोगे, डिसीजन ले लोगे, आप चीज को खरीद लोगे, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो। आप हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे होगे डिसीजन लेते हुए। यही काम आपने किया था जब आपने एफएससी की या आपने मैट्रिक किया, तो आपने डिसीजन लेना था कि क्या मैं एसीसी की तरफ जाऊं या मैं एफएससी की तरफ जाऊं, इफ यू आर कमिंग आफ्टर द मैट्रिक। ठीक है, तो आपने अपने जहन में देखा कि यार कॉस्ट क्या होगी एसीसी करने की, साथ आपने ये देखा कि यार मुझे फ्यूचर में सैलरी कितने मिलेगी, या फ्यूचर में मेरी जॉब का स्कोप क्या होगा, मैं किस लेवल पे जाऊंगा, क्या मुझे फायदे होंगे, मेरी फैमिली का स्टेटस कैसे चेंज होगा बाय डूइंग द एसीसीए। सो आपने कॉस्ट और बेनिफिट दोनों को एनालाइज करके डिसीजन लिया ना कि यार मुझे ये करना चाहिए। जब आपको लगा कि यार मुझे इसके फायदे ज्यादा हैं, कॉस्ट कम है, अब कॉस्ट में क्या क्या आपने देखा होगा, आपने देखा होगा यार मुझे सब्सक्रिप्शन कितनी देनी पड़ेगी, मुझे एग्जाम फीस कितनी देनी पड़ेगी, कल को रेट ऑफ एक्सचेंज चेंज हो जाएगा तो मुझे उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, फिर मुझे यार रजिस्ट्रेशन के पैसे कितने देने पड़ेंगे, कॉलेज की फीस क्या होगी, बुक्स की कॉस्ट क्या होगी, ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या होगी, फिर मैंने यहां पे कोई मील लेना है, कुछ खाना पीना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। सारी कॉस्ट को डाला, पता चला कि यार कल को हमें इसका फायदा ज्यादा मिलेगा, तो मैंने डिसीजन ले लिया। जब भी डिसीजन लेना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में डिसीजन हो, याद रखने वाली बात है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में डिसीजन हो या लॉन्ग टर्म का डिसीजन हो, आपको हमेशा कॉस्ट बेनिफिट से हेल्प लेनी पड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रोलिंग की। कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि हमने हमारा प्लान क्या था और हमने एक्चुअली क्या अचीव किया। व्हाट वाज माय टारगेट इन माय लाइफ एंड व्हाट एक्चुअली आई हैव अचीव्ड। इंशाल्लाह ताला आपको 2 साल बाद ये पता चलेगा, आप इस पोजीशन में आ जाएंगे 2 साल बाद कि आपने 2 साल पहले या 2.5 साल 3 साल पहले क्या टारगेट सेट किया था एसीसीए को लेके, प्लान क्या था और क्या आप अपने प्लान को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। इसके लिए कंट्रोल के लिए हम एक काम करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। हम वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि प्लान क्या था, स्टैंडर्ड क्या, एक्चुअल क्या था और प्लान क्या था। और जहां पे हमें लगा, फॉर एग्जांपल मेरा प्लान था कि यार मैंने फॉर एग्जांपल एमए के पेपर में 90% स्कोर करना है, एक्चुअली मैंने स्कोर किया 60%, इसका मतलब है मैंने कितने से लैक किया, 30% से। दिस 30% इज गाइडिंग मी कि आई हैव टू टेक द कंट्रोल एक्शंस। मैंने अपने कंट्रोल एक्शन से अपना ये जो 30% का फर्क है इसको कम करना है, मैंने ज्यादा पढ़ना है ताकि मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूं। सो दिस इज नोन एज टू बी द कंट्रोलिंग एक्सरसाइज। हमारा ये जो सिलेबस है एमए का, ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है टुवर्ड्स प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग, और ये एग्जामिनर का कोर एरिया है। यानी कि आपका जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी है 35% जो आपको 30% जो मार्क्स आपको सेक्शन बी में एमटीक्यूज में मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए नया सेक्शन होगा सारे बच्चों के लिए, वो सेक्शन में प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल को टेस्ट कर रहा है, इससे रिलेटेड चैप्टर्स को टेस्ट कर रहा है। इट मींस कि इट इज द कोर ऑफ द सिलेबस, जिसके अंदर हम बजटिंग सीखेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। हम रेलिवेंट कॉस्टिंग सीखेंगे, पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सीखेंगे, पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम वेरिएंस एनालिसिस सीखेंगे, पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। हम सीखेंगे परफॉर्मेंस मेजरमेंट एवेल्युएशन, परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है, फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियल रेशियो से कैसे हम हेल्प लेते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। ठीक है, और इसके साथ साथ अब प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग को समझने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से हेल्प लेनी पड़ेगी। किससे हेल्प लेनी पड़ेगी? कॉस्ट अकाउंटिंग से। मैंने कल बताया था कि हमारी 3 ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब अगर आपने अच्छी प्लानिंग करनी है, एज्यूमिंग कि आप फॉर एग्जांपल आप प्लान कर रहे हो कि यार मैं ड्यूरिंग द ईद हॉलीडेज मैं मरी जाऊंगा घूमने फिरने के लिए फैमिली के साथ, प्लानिंग है। क्या प्लानिंग करते हुए आपने कॉस्ट फैक्टर को इग्नोर किया? नहीं किया। आप जब एसीसी के बारे में प्लान कर रहे थे तो आपने कॉस्ट को इग्नोर किया था?
नहीं किया था कि यार कॉस्ट ऑफ डूइंग एसीसी क्या है, प्लानिंग की होगी ना कॉस्ट के बारे में। आपने जब डिसीजन लिया, मैंने अभी आपको बताया कि डिसीजन लेने में आपको क्या करना पड़ता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है। एग्रीड, कॉस्ट को भी देखना पड़ता है और बेनिफिट्स को भी देखना पड़ता है। तो क्या आपने कॉस्ट फैक्टर को इग्नोर किया? नहीं किया। आपने कंट्रोल करना है, किसको कंट्रोल करना है? कॉस्ट को कंट्रोल करना है, ताकि आपका वेरिएंस कम से कम हो, आपका प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। चीजों को कंट्रोल करना है। अब खुदा न खास्ता अगर एक बच्चा बार बार फेल होता है एसीसीए में, उसकी कॉस्ट फेलियर की वजह से क्या होगी? बढ़ती जाएगी, बार बार पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है। इसके लिए जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें समझना कॉस्ट अकाउंटिंग को भी पढ़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग को समझे बगैर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं सीख सकते। ना आप प्लान कर सकोगे, ना आप डिसीजन ले सकोगे। डिसीजन ले भी लोगे तो गलत डिसीजन लोगे, क्योंकि आपने कॉस्ट फैक्टर को इग्नोर कर दिया। आपने प्लानिंग करते हुए कॉस्ट फैक्टर को इग्नोर कर दिया, तो वो प्लानिंग भी आपकी एप्रोप्रिएट नहीं होगी। और लास्ट में डिसीजन मेकिंग के बाद हम कंट्रोल एक्शंस लेते हैं। जब आपने प्लान किया, पहले नंबर पे प्लानिंग होती है, दूसरे नंबर पे डिसीजन लिया जाता है, और तीसरे नंबर पे जो डिसीजन लिया जाता है उसका आउटकम देखा जाता है कि यार क्या मेरा वो फैसला सही था या गलत था, क्या मैंने जो सोचा था वही पाया या नहीं, क्या खोया क्या पाया वाला हिसाब है कंट्रोलिंग के अंदर। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं कि यार प्लानिंग करते हुए हमें किस चीज का ख्याल करना है। प्लानिंग फेज में क्या क्या आता है, डिसीजन मेकिंग में क्या आता है और कंट्रोल में क्या आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। बेशक आपने बारहा इसको पढ़ा है, लेकिन इसको दोबारा से सीखना पड़ेगा, इसलिए कि यहां पे एक चीज आने लगी है जो कहलाती है मिशन स्टेटमेंट। और आगे जाके इंशाल्लाह ताला इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा कंट्रोलिंग के अंदर, जब हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट के टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे, आखिरी वाले चैप्टर्स। वहां पे आपको दोबारा से इस चीज की रियलाइजेशन होगी कि यार हाउ इंपॉर्टेंट इट वाज। सो प्लानिंग करते हुए हम क्या करते हैं? सबसे पहले बेटा टारगेट सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। आपने एसीसीए स्टार्ट करना है, प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपने टारगेट सेट किया, यार मुझे 3 साल में एसीसीए कंप्लीट करना है। मैं अगले 5 साल में मेरा टारगेट है कि मैं अच्छी फर्म में जॉब कर रहा हूं, आर्टिकल्स कर रहा हूं या ट्रेनिंग कर रहा हूं। दैट इज माय पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग है। तो प्लानिंग के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं, और ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए हम एक क्राइटेरिया यूज करते हैं कि ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है? देखो, जब आप टारगेट सेट करते हो तो आप स्मार्ट टारगेट सेट करोगे। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से मुराद क्या है कि जो टारगेट आप अपना, याद रखना, ये सिर्फ स्टडीज के हवाले से बात नहीं कर रहा मैं, ये आपकी रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। जब आप अपने टारगेट सेट करोगे तो यू स्पेसिफिकली नो, यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। जो नाकाम लोग होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ा एक फेलियर का रीजन पता है क्या होता है? फेलियर का रीजन ये होता है कि दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो स्पेसिफिकली, प्रिसाइजली, एग्जैक्टली, दे डोंट नो व्हाट दे हैव टू अचीव इन द लाइफ। इसलिए उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ऑब्जेक्टिव सेट करना है तो पहला फीचर क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक। दूसरा मेजरेबल, कोई क्राइटेरिया हो जिसकी वजह से आप देख सकें कि यार मैंने क्या अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं किया। कुछ मेजरमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए, जैसे कि मैंने एसीसीए करना है, आई नो एग्जैक्टली आई हैव टू डू एसीसीए आफ्टर माय मैट्रिक, बट आई मस्ट हैव सम क्राइटेरिया टू चेक कि मैंने क्या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया या नहीं किया। जैसे कि मैंने 3 महीने में कितने पेपर पास किए, मैंने 1 साल में कितने पेपर पास किए, ये आपको मेजरेबल क्राइटेरिया दे रहा है। इट इज कॉल्ड एज एम, स्मार्ट। एस भी डिस्कस हो गया, एम भी डिस्कस हो गया। तीसरा अचीवेबल। आप जब भी अपने कोई गोल ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो अचीवेबल टारगेट को सेट करोगे जो आप अचीव कर सकते हो। डोंट सेट अनरियलिस्टिक टारगेट्स, इन अदर वर्ड्स। आप वो टारगेट सेट ना करो जो जिंदगी में अचीव ही ना हो पाए। रियलिस्टिक हो, टाइम बाउंडेड होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, वो आप टारगेट सेट करो। चौथा फीचर क्या है? रेलिवेंट। कुछ ऐसे टारगेट ना सेट करने बैठ जाओ, कुछ ऐसे गोल सेट ना करने बैठ जाओ जो आपके लिए रेलिवेंट ही ना हो। मैं कहता हूं मैं एसीसी करने के बाद कॉल सेंटर में जॉब करूंगा, अब ये टारगेट मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, ये मेरे से रिलेट नहीं करता, मेरी कैरियर से रिलेट नहीं करता।
मेरे कैरियर से रिलेट कौन सा कैरियर पाथ करेगा कि आई हैव टू गो इनटू द ऑडिट फर्म और द अकाउंटेंसी फर्म और द कंसल्टेंसी बिजनेस टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ ACCA। ठीक है, समझ आ रही है बात कि नहीं? उसके बाद टाइम बाउंडेड होना चाहिए। देखो, जब आप अपने टारगेट सेट करोगे तो साथ अपना टाइम भी असाइन करो। एक गिवन टाइम में अपने टारगेट को सेट करो कि यार मैं इतने वक्त में ये काम करूंगा। टाइम बाउंडेड होते हैं, टाइम असाइंड होते हैं आपके टारगेट्स। उसके बाद प्लानिंग के फेज के अंदर दूसरी चीज जो आती है वो आती है आइडेंटिफाई द ऑप्शंस। अब यहां पे अब आपने ऑब्जेक्टिव देख लिए, ऑब्जेक्टिव के बाद आपने ये देखा कि मैं उन ऑब्जेक्टिव्स को किस किस तरीके से अचीव कर सकता हूं। मैंने अपना टारगेट सेट किया ACCA का, राइट? ACCA मैं चाहूं तो मैं खुद भी पढ़ सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं। अब इसके लिए मैं डिफरेंट ऑप्शंस को एवेल्युएट कर रहा हूं कि यार मैं प्लानिंग करते हुए, आप ये नहीं करते कि सोचते नहीं हो कि यार ये टारगेट मैं कैसे कैसे अचीव कर सकता हूं। एक काम करने के कितने तरीके होते हैं। तो प्लानिंग में हम एक और जो दूसरा फेज डिस्कस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि यार पॉसिबल स्ट्रेटजीज क्या होंगी। अब स्ट्रेटजी का वर्ड आ गया बीच में। स्ट्रेटजी क्या होती है, को बता सकते हैं आप? माशाल्लाह BT पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ भी रहे हैं, को बता सकते हैं स्ट्रेटजी इज व्हाट? हाँ जी जी, एक्शन प्लान या प्लान ऑफ एक्शन जो बनाते हो। ठीक है, आपने एक काम करना है, काम करने के लिए एक आप तरीके कार वजह करोगे कि यार इस काम को मैं कैसे कैसे अंजाम दूंगा। दैट इज पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी। ठीक है जी, कोर्स ऑफ एक्शंस। तीसरा है, आपने ये देखना है जब स्ट्रेटजी बनाई, साथ आपने ये देखना है यार मुझे वसाइल कौन से चाहिए, रिसोर्सेज कौन से चाहिए। ठीक है, मैंने घर से बैठ के पढ़ना है, मुझे लैपटॉप चाहिए। अगर मैं ये अपना स्ट्रेटजी बनाता हूं, मैंने घर से पढ़ना है, मुझे लैपटॉप चाहिए, या मुझे अच्छी जगह पे बैठ के मैंने पढ़ना है जहां पे कोई डिस्टॉर्शन ना हो। दैट इज पार्ट ऑफ व्हाट? ऑप्शंस, एवेल्युएशन। और तीसरी चीज है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? लिमिटेशंस क्या है। अगर मैंने एक चीज को अचीव करना है तो उसके लिए मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या आ सकते हैं? घर से पढ़ूंगा, खुदा न खास्ता नेट नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप या काम, मेरा डिवाइसेस काम नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, तो दैट इज द कंस्ट्रेंट्स। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन यूजिंग कॉस्ट, बेनिफिट एंड रिस्क इंफॉर्मेशन। अब आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे कि यार मेरा कौन सा प्लान ऑफ एक्शन जो होगा वो काम करेगा। ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है। उसके बाद दूसरा काम आ जाता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग को हम सिंपली ये कहते हैं कि जो स्ट्रेटजी आपने बनाई उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया, उसको चूज कर लिया। जब आपने किसी चीज को चूज कर लिया एवेल्युएशन करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग। इन अदर वर्ड्स, एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग योर प्लान्स। जब आपने कोई चीज सोची और उस पर काम करना शुरू कर दिया, आपने सोचा मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, प्लानिंग है, अब आपने एक्चुअली उसको पढ़ना शुरू कर दिया, अब आपने डिसीजन ले लिया। इट मींस कि नाउ यू आर सीरियस टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स। ये होता ही नहीं है कि आपने प्लानिंग तो बड़ी की। अब कई लोग आप मिलेंगे अपनी जिंदगी में, प्लान करते रहे हैं, प्लान खेलते रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने अपने प्लान को इंप्लीमेंट नहीं किया, डिसीजन ही नहीं ले पाए। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बात की थी कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग में मैंने आपको सिंपली ये बताया था कि यू कंपेयर द टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, प्लान क्या था, और एक्चुअली आपने क्या अचीव किया। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम करेंगे। पहले नंबर पे हम कंट्रोल में सबसे पहले ये देखेंगे क्या खोया क्या पाया, तो उसके लिए हमें एक्चुअल डेटा चाहिए होगा, एक्चुअल रिजल्ट्स चाहिए होंगे। एक्चुअल रिजल्ट्स अबाउट व्हाट? मेरी एक्चुअल सेल्स कितनी हुई, मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई, मेरी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई, मेरा एक्चुअल रेवेन्यू कितना हुआ। बात समझ आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किस चीज से कंपेयर करेंगे? एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, स्टैंडर्ड रिजल्ट से, टारगेट से, कि जो टारगेट मैंने शुरू में सेट किया था क्या मैंने उसको अचीव किया या नहीं किया। और उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये वेरिएंस क्यों आया था, उसकी रूट कॉज क्या थी।
आज के दौर में जब इंशाल्लाह आप जाएंगे अपनी फर्म के अंदर, इवन दो कि हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हर एक स्टेप के बाद हर एक लाइन आइटम जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, उसके साथ साथ हम वेरिएंस भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। पिछले साल को हम इस साल से कंपेयर करके देख रहे होते हैं कि पिछले साल रेवेन्यू की फिगर कितनी आई थी और इस साल रेवेन्यू की फिगर कितनी आई थी। सिर्फ वेरिएंस एनालिसिस हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं पढ़ते, हर एक सिंगल स्टेप पे हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा फर्क आ गया तो इसका मतलब है कुछ गलत चल रहा है, कुछ फ्रॉड्स का एलिमेंट चल रहा है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं बिजनेस के अंदर। लास्ट ईयर आपका रेवेन्यू था फॉर एग्जांपल $1 मिलियन का, राइट? इस दफा रेवेन्यू हो गया आपका कितने पे आ गया जी? तकरीबन कोई $1.5 लाख पे आ गया। इसका मतलब बहुत बड़ा गैप आ गया। तकरीबन कितने का गैप आया? $8,50,000 का। इट मीन्स के समथिंग इज गोइंग वेरी वेरी बैड एंड समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो हो गया काम। अब आप उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करेंगे? अपने सेल्स मैनेजर को बुलाएंगे, उससे पूछेंगे यार क्यों इतना रेवेन्यू का फर्क आ गया था, क्यों फर्क आया भाई, क्या हो गया, हमारा सीजन अच्छा नहीं गुजरा। वो आके आपको बताएगा सर जी सीजन इसलिए अच्छा नहीं गुजरा, जंग छिड़ गई थी ईरान की, पेट्रोल की प्राइसेस हो गई थी ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हुआ, कस्टमर ने चीज नहीं खरीदी। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, तकरीबन 70% जो स्टॉक है शॉप सेलर का, गारमेंट सेलर्स का, वो नहीं बिका एवरेजली पाकिस्तान में। 70% जो है स्टॉक में चीजें पड़ी रह गई हैं, 30% बिका है क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी चेंज हुई है, परचेजिंग पावर चेंज हो गई बिकॉज ऑफ दिस कंफ्लिक्ट। गॉट इट? समझ आ रही है बात? अब इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है क्यों ऐसा हुआ, कॉस्ट क्यों बढ़ गई थी, उसके रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। दैट इज द कंट्रोलिंग एक्सरसाइज। 3 काम: प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। अब यहां पे एक छोटी सी मैंने एग्जांपल डाली है आपके लिए। वो कहता है फैक्ट्री प्लान्स टू इंक्रीज मंथली आउटपुट फ्रॉम 1000 टू 1200 यूनिट्स, स्मार्ट, मेजरेबल एंड टाइम बाउंडेड। मैनेजमेंट इवैल्यूएट ऑप्शंस। कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं जी आपके सामने? आप 1000 से 1200 पे लेके जाना चाहते हैं अपनी प्रोडक्शन को। इट मींस कि इफेक्टिवली 200 यूनिट्स और बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? क्या ऑप्शंस आपके ज़हन में आएंगी? प्रैक्टिकल ऑप्शंस देनी है। प्रैक्टिकल ऑप्शंस में क्या आ सकती है? लेबर ज्यादा हायर करेंगे, लेबर से टाइम ज्यादा मांगेंगे, उनसे कहेंगे भाई हमें थोड़ा सा ओवर टाइम दे दो, ईद के दिन है हमने ज्यादा चीजें बेचनी है, 200 यूनिट्स और बेचने हैं तो ओवर टाइम की रिक्वेस्ट करेंगे। ये पार्ट ऑफ क्या है? ये हम अवेल्युएट कर रहे हैं, प्लानिंग के अंदर देख रहे हैं। टारगेट हमारा 200 यूनिट्स का था, ऑब्जेक्टिव हमारा 200 यूनिट्स को बढ़ाने का है। उसके लिए प्लानिंग के अंदर ही हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं कि यार प्लानिंग में 200 यूनिट्स बढ़ाने हैं, तो एक ऑप्शन तो क्या है? ओवर टाइम करवा लो। दूसरी ऑप्शन क्या है? नई शिफ्ट चला लो। जहां पे पहले 2 शिफ्टें चलती थी, अब यहां पे 3 शिफ्टें 8-8 घंटे की चलवा लो। तीसरा काम क्या कर सकते हैं? मशीनों से काम ले लो, ऑटोमेशन कर लो। लेबर से काम ना लो, लेबर की तो एक लिमिट है ना यार। खैर मशीनों की भी लिमिट होती है, लेकिन मशीनें ज्यादा प्रोडक्टिव, मशीनें थकती थोड़ी हैं, आप उनसे ज्यादा काम ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल आपके सामने 3 चीजें आ गई हैं, और इनमें आपने अगर देखना है कि यार अब मैंने डिसाइड करना है, पहली ऑप्शन आपने जो डिसाइड करनी है, ये मैं तीनों को समराइज कर रहा हूं यहां पे। पहली ऑप्शन आपने ओवर टाइम की एवेल्युएट करनी है। ओवर टाइम को जब आप एवेल्युएट करेंगे तो क्या देखेंगे? कॉस्ट और बेनिफिट देखेंगे। ओवर टाइम करता हूं तो क्या मुझे फायदा होगा, क्या मुझे कॉस्ट पड़ेगी? ठीक है। दूसरे नंबर पे पार्ट टाइम शिफ्ट जो है, शिफ्ट्स मैं लगाऊंगा, शिफ्ट्स लगाने से मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने ऑफिस आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने दिन में कोई सिक्योरिटी गार्ड पहले 2 शिफ्टों के लिए काम करता था, एक और सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, नाइट शिफ्ट पे काम करना है। पहले तो रात को चलती ही नहीं थी शिफ्टें। बात समझ आ रही? तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम सारा काम डिसीजन लेने के लिए कर रहे हैं, और एंड पे हम देखेंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया इन द फॉर्म ऑफ वेरिएंसेस। राइट जी? यहां तक बात सिंपल एग्जांपल से समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर कोई टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती इस एग्जांपल में तो मेरे से पूछ लें।
चलो आगे, लें जी, मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव देता हूं, आई गिव यू एन ऑब्जेक्टिव, पार्ट ऑफ प्लानिंग है। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव दिया कि यार आपने अपनी क्वालिटी को ए से ए प्लस पे लेके जाना है। कहां पे लेके जाना है? ए से ए प्लस पे लेके जाना है। पहले हम ए क्वालिटी बना रहे हैं, अब ए प्लस क्वालिटी बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी इज जीरो, जीरो कंपनी है जी, जीरो आपके जो ईयरबड्स और ये जो सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा यार हमारी पहले क्वालिटी थी ए प्लस पे लेके जानी है बेसिकली ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट इज कॉल्ड एज अ गोल। गोल और ऑब्जेक्टिव में फर्क पता है आपको? गोल क्या होता है? क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, और ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव होता है, मेजरेबल होता है। खैर हम इसको एज्यूम करते हैं यार ये मेरा गोल है, क्या करूंगा, क्या क्या मेरी ज़हन में स्ट्रेटेजी आ सकती है? जी बेटा, स्किल्ड लेबर हायर करें जी, वेरी गुड, मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करना है जी। जैन, मशीन अपग्रेड करनी है। पहले हम मैनुअली ईयरबड्स बनाते थे, अब हम मशीनों से उसको क्या करेंगे, असेंबल करेंगे ईयरबड्स को। जी भैया, अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, वेरी गुड जी। जी हसनैन साहब, क्या करेंगे? क्वालिटी इंप्रूव करनी है, ए से ए प्लस पे लेके जानी है, क्वालिटी बेहतर करनी है जीरो ईयरबड्स के, कैसे करेंगे? मटेरियल्स अच्छा यूज करेंगे, और अगर आप ईयरबड्स बना रहे तो उसकी साउंड को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे कि उसकी जो मतलब कि जो एक्सपीरियंस कर रहे लोग उसको, तो वो एक्सपीरियंस आप उसको बढ़ाएं जी, उसके अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे जैसे नॉइस कैंसलेशन। वेरी गुड जी। इससे पहले एक और हमें काम करना चाहिए बाय द वे, क्वालिटी को बेहतर करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ जी बेटा, जी जी, वन बाय वन सोचना है आपने, आसान सी एग्जांपल दे रहा हूं। जी बेटा, वेरी गुड। सबसे पहले तो कस्टमर का रिव्यू देखेंगे ना यार, क्या वो कंप्लेंट कर रहे हैं क्वालिटी की या नहीं कर रहे, और उनका फीडबैक क्या आ रहा है हमारे, समझ आ रही है? रेटिंग्स क्या आ रही हैं, अब वो फीडबैक है। ये तो उस वक्त नहीं सोचेंगे जब हम डिसीजन किया कि ऐसे प्लस पे करेंगे। हाँ जी, लेकिन उससे पहले एक उससे पहला वाला स्टेप हम देख रहे हैं, यानी कि क्वालिटी इंप्रूव करनी है, मेरा टारगेट तो है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पास कंप्लेंट्स आई होंगी ना, कुछ ना कुछ इश्यूज आए होंगे, तो आपने ये सोचा होगा कि यार मुझे क्वालिटी को बेहतर करना है। हाँ, अब उसके लिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस क्या आएंगी, उस क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ऑप्शंस क्या आएंगी बताएं। पहले नंबर पे मैं अपनी जो मटेरियल्स या कंपोनेंट्स जो ईयरबड्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं उसको अच्छे वेंडर से खरीदूंगा, जैसे कि एप्पल, जैसे कि सैमसंग, जैसे कि BMW, जैसे कि मर्सिडीज। इनके अपने सिलेक्टेड वेंडर्स होते हैं। वेंडर्स और कंपनी का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, जैसे बहन भाई का ताल्लुक होता है। समझ आ रहे बात? आप अपने वेंडर को ये बता रहे हैं कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, तुम मुझे ये बना के दो, लेकिन मार्केट में तुमने नहीं बेचना, यू आर माई ओनली द सप्लायर। समझ आ रही बात? क्वालिटी बेहतर करनी है, और क्या करेंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे, अच्छे तरीके से असेंबल करना है, कहीं पे रूम ना रह जाए मिस्टेक का, एरर का। आगे क्या करेंगे, क्वालिटी बेहतर करनी है, लेबर की बजाय मशीन्स इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए? जी जी बेटा, हाँ जी, वो ट्रेनिंग में आ गया। आगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सर्च करेंगे, मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। आजकल एक बड़ा काम कंपनीज करती हैं, वो ये करती हैं कि जीरो अपने एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा, जीरो को दो बार से रेफर कर रहा हूं, जीरो अपने कंपेटिटर की प्रोडक्ट को क्या करेगी, खरीदेगी। जीरो का कंपेटिटर कौन है? ऑडियोनिक है। कंपेटिटर का मतलब पता है?
कौन होता है? जो उसके साथ उसी प्रोडक्ट के साथ सेम प्रोडक्ट में सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है और उसका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज नियर अबाउट टू योर वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं उसी लेवल पे वो काम कर रहा है, राइट? प्राइस में भी कंपीट कर रहे हैं, क्वालिटी में भी कंपटीशन के डिफरेंट लेवल्स हैं। बीटी पड़ा है, लेवल ऑफ कंपटीशन डिफरेंट ग्राउंड्स पे हो सकता है। आप अक्सर जाते हैं मार्केट में, वहां पे एक दुकानदार आवाज लगा रहा होता है 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, साथ ही दूसरा दुकान 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए। होता है कि नहीं होता? होता है ना? वो एक्सट्रीम कंपटीशन की एग्जांपल है, प्राइस कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। बहरहाल यहां पे हम बात कर रहे हैं, जीरो का कंपेटिटर है ऑडियोनिक्स, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या करना है? अब हम क्या करेंगे, जीरो वाले ऑडियोनिक की प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उसको डिसमेंटल करेंगे, खोलेंगे, देखेंगे उन्होंने किस क्वालिटी का माइक यूज किया है, उन्होंने किस क्वालिटी के स्पीकर्स यूज किए हैं, उन्होंने कौन सा सर्किट यूज किया है, उनकी वायर की क्वालिटी क्या है, वो किस वोल्टेज पे काम करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वोल्टेज का साउंड की क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, पता है आपको इस चीज का? समझ आ रही है कि नहीं बात? अब क्या किया, उस प्रोडक्ट को खोला, उसको एवेल्युएट किया और चेक किया कि कहां पे हम अच्छा काम कर रहे हैं, कहां पे वो अच्छा काम कर रहे हैं, कहां पे उनकी क्वालिटी बेहतर है हमसे और कहां पे हम वीक है। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी क्या बेटा यूज करते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग। कभी पढ़ी है आपने टर्म या सीख लिया आपने? ये बड़ी कॉमन है जो प्रोडक्ट्स में डील करती हैं कंपनीज। चलूं जी आगे चलते हैं। तो बहरहाल ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे सामने आई। अब हमने डिसीजन लेना है। हम कहते हैं नहीं यार, स्पीकर की ये क्वालिटी होगी, स्पीकर की क्वालिटी बढ़ाने के लिए कॉस्ट भी बढ़ानी पड़ेगी। डिसीजन लेना है, ठीक है। फिर उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी, फिर देखा जाएगा कि हमने एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या सोचा था, क्या पाया। ओके जी, आगे चलूं। ये प्लानिंग का प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल का प्रोसेस हमने देख लिया जी बेटा। ये स्मार्ट एनालिसिस का है बेसिकली। इसको मैं स्मार्ट इसलिए थोड़ा सा ये कह रहा हूं स्मार्ट, लेकिन है ये हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको शुरू में फर्क बताया था। गोल क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं और क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, क्योंकि वो मेजरेबल होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। प्लानिंग के लेवल्स क्या हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के टाइप्स की बात करते हैं। देखिए, कंपनी 3 तरह की प्लानिंग कर रही होती है। एक कहलाती है लंबे अरसे की प्लानिंग। आज से 5 साल बाद आप किस पोजीशन पे बैठे होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस जॉब पे होंगे, कितना कमा रहे होंगे, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है, इट कवर्स, इसके अंदर जो लोग इंवॉल्व होते हैं वो स्ट्रेटेजिक के लोग इंवॉल्व होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, जैसे कि आपके सीईओज हो गए, जैसे कि आपके सीनियर मैनेजर्स हो गए, जैसे कि आपके सीएफओज हो गए। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब वो जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं तो वो विद इन द कंपनी भी देख रहे होते हैं चीजें क्या चलेंगी, और आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी देख रहे होते हैं कि मार्केट में क्या चीजें चेंज हो रही होंगी। आप लंबे अरसे की प्लानिंग कर रहे हैं, आपका फोकस लॉन्ग टर्म पे है, तो इसके अंदर कौन से लोग होंगे और किस लेवल की प्लानिंग हो रही होगी? ये टॉप लेवल की प्लानिंग हो रही है। इस प्लानिंग की वजह से पूरा बिजनेस इफेक्ट करेगा। आज से 5 साल बाद मैंने जो है भाई अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, एलएलसी रजिस्टर करानी है यूएसए के अंदर 5 साल बाद, राइट जी। अब उसके मुताबिक मैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का दौरानिया यूजुअली 2 साल से ज्यादा अरसे के लिए होता है, अगर हम टाइम इसको असाइन करें। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग जब मैं कर रहा हूं कि यार मैंने अपनी एलएलसी रजिस्टर करानी है, अच्छा परफॉर्म करूंगा पाकिस्तान में, फिर मैं अपनी एलएलसी ओपन करूंगा किधर? यूएसए मार्केट के अंदर, अपनी प्रोडक्ट उधर लॉन्च करूंगा। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। इसकी वजह से मेरा पूरा बिजनेस जो है वो इफेक्ट करेगा। और एग्जाम्पल क्या होगी जी? जैसे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की एग्जाम्पल क्या होगी? हाउ आई विल एंटर इन द न्यू मार्केट। नई मार्केट में कैसे दाखिल होऊंगा? मैंने यहां से प्रोडक्ट लॉन्च करनी है अपनी अफगानिस्तान में, कैसे जाऊंगा वहां पे? एग्जिस्टिंग कंपटीशन को देखूंगा, एग्जिस्टिंग मार्केट को स्टडी करूंगा,
ठीक है। उसके बाद मैं वहां पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एक हिस्सा ये भी हो सकता है कि नई मार्केट में जाना है तो कहीं वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को खरीद लूंगा। नई मार्केट में जाने के दो तरीके होते हैं बेटा, याद रखना, बहुत हेल्पफुल है। पहला तरीका ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को वहां पे लॉन्च करें बाय सेटिंग अप योर ओन फैक्ट्री। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि चलता कारोबार उसी मार्केट में जो प्रोडक्ट आपके साथ मैच करती है उसी कारोबार को आप खरीद लो, एक्वायर कर लो। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। उसके बाद जी दूसरी प्लानिंग है, इसको हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी बोलते हैं। टेक्टिकल प्लानिंग। टेक्टिकल प्लानिंग जो होती है उसके अंदर डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मिडिल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। डिपार्टमेंटल की लेवल की जो प्लानिंग है या मिडिल मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है उसको मीडियम टर्म प्लानिंग या टेक्टिकल प्लानिंग बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, जैसे मैंने कितने वर्कफोर्स को ट्रेन करना है, एचआर वाले ट्रेन करने की प्लानिंग कर रहे होंगे, डिपार्टमेंटल प्लानिंग है। आईटी वाले प्लान कर रहे होंगे हमें कितने सिस्टम खरीदने हैं, हमने नई मार्केट में जाना है, वहां पे हमें नए सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी। दैट इज मीडियम टर्म प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग। ये दरमियान वाला प्लानिंग का लेवल है। तीसरा प्लानिंग का लेवल है ऑपरेशनल प्लानिंग, जिसको अंदर हम बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड प्लानिंग होती है कि दिन भर में मैं क्या काम करूंगा डे टू डे बेसिस पे। ऐसी प्लानिंग जो डेली स्केड्यूलिंग पे बेस करे, ऐसी प्लानिंग जो आपके डे टू डे टाइम टेबल पे बेस करे, ऐसी प्लानिंग जो आपकी प्लानिंग रिलेटिंग विद द बाइंग ऑफ द रॉ मटेरियल, सेलिंग ऑफ द गुड्स, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑपरेशनल प्लानिंग। आज ऑपरेशनल प्लानिंग की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। अगर आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग ठीक नहीं है तो आपकी मीडियम टर्म प्लानिंग भी ठीक नहीं होगी। मीडियम टर्म प्लानिंग ठीक नहीं है तो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी ठीक नहीं होगी। और अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लान किया, कोई चीज लॉन्ग टर्म में प्लान की और आपने ऑपरेशनल प्लानिंग को इग्नोर कर दिया, तो इसका मतलब है कि आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम आते हैं जी, प्लानिंग के अंदर ही हम हैं इस वक्त। और अब आज हम जो बात करेंगे मिशन स्टेटमेंट की बात करेंगे। मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, मिशन क्या होता है, इसके बारे में आपने शायद बीटी में भी पढ़ा हो। मिशन होता है पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। सिर्फ अगर हम मिशन की बात करें तो क्या कहेंगे इसको, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। हमारा मकसद क्या है, मकसद हयात क्या है, उसको मिशन बोलते हैं। जैसे आप गेम्स खेलते हैं, आपको डिफरेंट मिशंस दिए जाते हैं कि यार आपने ये मिशन अचीव करना है, ये मिशन करना है, ये मिशन करना है, ठीक है। आप एक मिशन अचीव करते हैं, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है। लेकिन यहां पे हम मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ये वो मिशन है भाई जो अल्टीमेट गोल है बिजनेस का, अल्टीमेट पर्पस है। ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बताता है कि यार आपकी कंपनी बनी है तो बनी क्यों है, आपका बनाने का मकसद क्या था पीछे। मैंने एक कंपनी बना ली लेकिन मुझे मकसद ही नहीं पता। मैंने एक गाड़ी बना ली, मुझे उसका मकसद नहीं पता कि मैंने क्यों बनाई, ठीक है। तो मिशन इज द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। अब हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस को बताती है, लिख के बताती है, उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाती है, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट। आप जब घर जाएं तो मिशन स्टेटमेंट आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए कि आपने टॉप 5 कंपनीज इन द वर्ल्ड की मिशन स्टेटमेंट ढूंढनी है कि मिशन वो क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं लोगों को कि वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आप जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, आपको पता ही नहीं एप्पल कंपनी क्यों बनाई थी, उसका मिशन क्या था पीछे। आपको यही नहीं पता कि स्टारलिंक क्यों बनाई गई, आपको यही नहीं पता कि नासा क्यों बनाई गई, मकसद क्या था। तो इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स या टारगेट को अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो लिहाजा गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या सेट करना है, मिशन। मिशन होगा, वहां से गोल्स निकलेंगे, वहां से ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे, वहां से आगे चीजें बातें चलेंगी। जब मकसद ही नहीं पता तो जिंदगी गुजारने का फायदा क्या। आपको मिशन किसने बताया, अल्लाह ने बता दिया कुरान पाक में कि भाई तुम्हें मैंने जिंदगी इसलिए दी, तुम्हें मैंने दुनिया में इसलिए भेजा कि तुम्हारा ये मिशन है, तुम मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराना, तुम एक अच्छा इंसान बन के जिंदगी गुजारना, दैट इज अ मिशन। अब उस मिशन को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, नमाजों का टारगेट भी रखते हैं अपने ज़हन में,
हम ज़कात का भी टारगेट रखते हैं, वो टारगेट्स दिए गए हैं आपको, समझ आ रही है? 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं। मिशन दिया गया, मिशन के साथ ऑब्जेक्टिव्स डिराइव किए गए कि यार ये काम करोगे तो तुम अच्छे मुसलमान होगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया, टारगेट क्या दिया गया? शिर्क ना करना, राइट जी। 5 वक्त की नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ना क्वांटिफाइबल टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है। ज़कात क्वांटिफाइबल है, ऑब्जेक्टिव है। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो ये हमें पर्पस बताया गया, पर्पस से हमने गोल्स डिराइव किए, ऑब्जेक्टिव डिराइव किए। अब कंपनीज अपने मिशन को जब लिखती हैं तो 4-5 चीजों का ख्याल करती हैं। 4-5 एलिमेंट्स होते हैं मिशन स्टेटमेंट के अंदर। पहला एलिमेंट होता है पर्पस। वो मिशन स्टेटमेंट नहीं होती जिसके अंदर पर्पस ही ना हो। अगर आपने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिख दी, मुझे याद है जब मैं नेस्ले कंपनी में गया था पहली दफा इंटरव्यू देने के लिए, तो व्हेन आई एंटर्ड इनटू द नेस्ले कंपनी, सो आई सॉ अ बिग मिशन स्टेटमेंट वाज रिटन इन फ्रंट इन द ऑन द वॉल बेसिकली। और मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ, मैंने कहा यार बड़ी सारी मिशन स्टेटमेंट लिखी हुई है यार, और मैंने उसको पढ़ा। आई वॉज लिटरली वेरी इंस्पायर्ड। एंड द फर्स्ट थिंग जो मेरे ज़हन में बात आई कि यार मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है, नेस्ले में। वो तो खैर मैं तैयार होके नहीं गया था उस इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो मैंने एक भंड मार दिया था, वो जिंदगी में आपसे कभी शेयर करूंगा। लेकिन बात ये है कि उस मिशन को देख के यार आई वॉज इंस्पायर्ड कि दिस इज द नेस्ले कंपनी, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। ठीक है भाई, समझ आती है बात कि नहीं? अच्छा, दूसरा एलिमेंट मिशन स्टेटमेंट का होता है पर्पस होना चाहिए। स्ट्रेटजी बताती है कंपनी मिशन स्टेटमेंट में ये बताती है कि हम उस मकसद को कैसे अचीव करेंगे, लेकिन जर्नली स्ट्रेटजी बताई जाती है, स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं बताई जाती। समझ आ रही है बात? ये ऐसे ही है कि आप इंडिया पे खुदा न खास्ता हमला करने जा रहे हैं, पाकिस्तान, मिशन है जीतना जंग को, राइट? उसके लिए स्ट्रेटजी भी बता दी। क्या पॉसिबल है कि स्ट्रेटजी आप बताओ कि हम कौन कौन से टारगेट्स को हिट करेंगे? कभी नहीं बताती। लिहाजा कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बताती है, लेकिन एक जर्नलाइज स्ट्रेटजी बताती है, स्पेसिफिक नहीं बताती। अदरवाइज तो कंपेटिटर्स आपकी स्ट्रेटजी को जान जाएंगे। ठीक है, वो मिशन का हिस्सा है। तीसरा इंपॉर्टेंट मिशन का हिस्सा है पॉलिसीज एंड कल्चर। जब आप मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के बारे में भी बताते हैं, अपने कल्चर के बारे में बताते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कैसा है, लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है, और वैल्यूज क्या है, इकदार क्या है, हम कैसे वैल्यू देते हैं अपने कस्टमर को, अपने इंप्लॉइज को, अपनी सोसाइटी को। जैसे कि हम कोई इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं करते। दिस इज आवर पार्ट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। ये 4 चीजें याद रखने वाली हैं। पहला स्ट्रेटजी, पर्पस, दूसरा स्ट्रेटजी, तीसरा पॉलिसीज एंड कल्चर, एंड चौथा इज वैल्यूज। इट्स पार्ट ऑफ व्हाट? प्लानिंग। यहां तक बात समझ आती है बेटा? कोई क्वेश्चन आप लोगों के ज़हन में? आप लोगों का काम है कि आपने टॉप 5 कंपनीज इन द वर्ल्ड, वो आपने खुद सेलेक्ट करनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार उनका मिशन स्टेटमेंट क्या है। जब मिशन स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको ये 4-5 चीजें नजर आ रही होंगी। कोई भी कंपनी आप उठा ले, कल मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपने उसका पर्पस क्या देखा, आपने उसकी वैल्यूज क्या देखी, आपने उसकी स्ट्रेटजी क्या देखी। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आपने काम करना है, टारगेट सेट करने हैं, कुछ भी करना है, तो आपको उसके मकसद के बारे में क्लियर होना चाहिए। जब तक आप क्लियर नहीं है तो यू विल नॉट अचीव योर टारगेट्स। ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है। अच्छा, ये एक एग्जांपल आप लोगों के लिए मैंने दी है बेकरी कंपनी की। एक छोटी बेकरी है आपकी घर के पास, उसकी मिशन स्टेटमेंट कैसी नजर आएगी आपको? वो कहता है मिशन स्टेटमेंट फॉर अ स्मॉल बेकरी टू बेक फ्रेश, अफोर्डेबल, आर्टिसन ब्रेड डेली। आर्टिसन ब्रेड का मतलब क्या होता है कि यार जो आपकी बड़ी खूबसूरत यानी कि ना नजर आए। आर्टिसन ब्रेड डेली फॉर आवर नेबरहुड व्हाइल यूजिंग लोकली सोर्स इंग्रेडिएंट्स एंड रिड्यूसिंग द वेस्टेज। आपने ब्रेड बनानी है, अंग्रेजी को उर्दू में ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश करूंगा
कि आपने फ्रेश ब्रेड बनानी है, उसके बाद वो ब्रेड बनानी है जो आपके डेली इस्तेमाल में आए, इसलिए कि ये जो बेकरी वाली जो आइटम्स होती है ना, इसकी एक्सपायरी थोड़ी होती है, होती भी है तो 2 से 3 दिन की होती है, ठीक है। खासतौर पे ब्रेड की बात हो रही है। बेकरी आइटम्स में बिस्किट्स होते हैं, बिस्किट्स की लाइफ जरा थोड़ी सी लंबी होती है, 1 साल का अरसा तकरीबन आपके बिस्किट निकाल लेते हैं, ठीक है जी, अगर आपने प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह इस्तेमाल किए हैं। डेली फॉर आवर नेबरहुड, जो इर्द गिर्द में लोग यानी कि जो रहते हैं, नेबरहुड में रहते हैं, वो उसको डेली खरीदें, इस्तेमाल करें। वाइल सोर्सिंग लोकली सोर्स इंग्रेडिएंट्स, यानी कि हमारे जो अपनी सोसाइटी में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि आटा, आपका मैदा या आपकी जो बाकी चीजें, वो लोकली सोर्स हो, बाहर से चीज ना मंगवानी पड़े। बाहर से क्यों ना चीज मंगवानी पड़े? लोकली सोर्स क्यों की जाती है? आई वॉन्ट कि आप जरा थोड़ा सा खुद से सोचें, सोचने का अंदाज जो है ना, वो आई वॉन्ट कि आपका चेंज हो यहां पे। क्यों, कैसे होगी कॉस्ट? नेबर या आप करीब करीब से चीजें क्यों खरीदेंगे ब्रेड बनाने के लिए? हम यहाँ पे वो कंट्री वाइज की बात नहीं कर रहे, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हो। हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ये जहां पे हम बैठे हुए मुस्लिम टाउन का एरिया, ठीक है, हम चाहते हैं जो मुस्लिम टाउन का एरिया ना, यहाँ पे हमारी वो बेकरी शॉप है और करीब करीब दुकानों से हम अपना सामान उठाएं, ये परचून की दुकानों से मैदा उठाएं और ये जो है चीनी उठाएं, ठीक है ना, जो हमें आखिर क्या वजह हो सकती है? कन्वीनियंस है जी। जैन ब्रेड खरीदें, अच्छा ठीक है, लेन देन करना है आपने, हाँ जी। पॉलिसी हो सकती है हमारी, हाँ और हम यानी कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं इस तरह से। गुड जी, टाइम सेविंग जी, हसनैन साहब। लो जी, पहली नंबर पे ये चीज है कि अगर हम बाहर से खरीदेंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज्यादा आएगी, राइट। दूसरे नंबर पे जो कंपनी चाहती हैं कि यार लोकली खरीदी जाए, कि यार जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो हमारे बिजनेस से भी फायदा उठाएं। देखो, लगाने को तो एक बिजनेस आप लगा लेते हो, लेकिन उसका फायदा आपके वेंडर्स को भी होता है। उस कारोबार, एक कारोबार से बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा होता है, कम्युनिटी की ग्रोथ होती है। जो लोकल कम्युनिटी है, वहां पे जो दुकानदार हैं करीबी, उनको भी तो बिजनेस आपकी वजह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? इट कैन बी द पार्ट ऑफ योर वैल्यूज, कि आप चाहते हो कि यार लोग जो आपके करीब लोग हैं, आप उन हमसायों को आप अपना बिजनेस दें, वो आपको आपके सप्लायर बने। तीसरी चीज होती है कंट्रोल की, कि आप उनके साथ, चूंकि वो आपके करीब अवेलेबल है, आप क्वालिटी को बेहतर तरीके से इंश्योर कर सकते हो। इमेजिन करो आप लाहौर से बैठ के ऑर्डर दे रहे हो इस्लामाबाद से सामान आएगा, ट्रांसपोर्टेशन पड़ेगी, फिर कंट्रोल वो नहीं रहेगा क्वालिटी का। यहां पे तो आपके साथ ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका दुकानदार बैठा, आप यार इधर आ, तू चीनी क्यों नहीं सही देती, चीनी में तो इतनी कीड़ियां मरी हुई थी। समझ आ रही है बात कि नहीं? व्हाट इज दिस इज कि आप अपने लोकल जो चीजें आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लोकल बिजनेसेस को भी फायदा दे रहे हो, आपको भी फायदा मिल रहा है और साथ आपको फायदे और भी मिल रहे हैं। ये क्या चीज है? ये पार्ट ऑफ योर मिशन है। इसकी डेप्थ मैंने थोड़ी सी आपको बताई है। आप अगर बात करें फ्रेश की, ये मेरा मकसद है। देखो, यहां से काम आपका चलेगा या यहां से काम बंद हो जाएगा। कैसे? अगर आप पुरानी बासी डबल रोटियां बेचोगे, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। लोग तो पसंद ही फ्रेश ब्रेड करते हैं ना। मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान से बाहर था, वहां पे ना बेकरीज, हमारे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे बेकरी थी, ठीक है। अब बाहर के मुल्कों में ना, वहां पे लंबी ब्रेड्स, फ्रेंच ब्रेड्स यूज होती हैं, बड़ी बड़ी। वो स्लाइस ब्रेड ना बड़ी कम यूज करते हैं, वो ये यूज करते हैं, इसको जीपे बोलते हैं फ्रेंच में, जीपॉ या जीपे बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो जीपे ब्रेड थी ना, वो इतनी इतनी लंबी होती है,
यानी कि उन्होंने टोकरियों में ना रखी होती है। और मैं ऑब्जर्व करता था वहां पे कि जब वो ब्रेड्स बाहर निकलती थी ओवन से, वहां पे लाइनें लगी होती थी लोगों की, बड़ी बड़ी दूर से लोग ना वो फ्रेश ओवन बेक्ड ब्रेड खरीदने के लिए आते थे। और उस ब्रेड के अंदर वो वहां पे कल्चर ये है, इवन दो आप कल को इंशाल्लाह सऊदी अरब भी जाएंगे ना, आप वहां पे देखेंगे ब्रेड बड़ी आम इस्तेमाल होती है, मैदे से बनती है, आम इस्तेमाल होती है। हम तो यहाँ पे इसको यूज करते हैं, वो जो एक बड़ा रेस्टोरेंट्स है वो आपका जहाँ पे आपको ये सैलेड वगैरह की मिलती हैं, क्या नाम है यार उसका, मुझे ज़हन से निकल गया। बहरहाल वहां पे लोग क्या करते हैं, जो सालन वगैरह होता है ना, उसी में आधी ब्रेड काट के ना उसमें भर के खा लेते हैं, बटर लगा के खा लेते हैं, सुबह नाश्ते में भी वही खाते हैं, दोपहर के खाने में भी वही खाते हैं, रात के खाने में भी वही खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यार वो जो फ्रेश ब्रेड थी ना, उसको खरीदने के लिए लोग लाइनों में लग के खरीदते थे। अब फ्रेश नहीं होगी, लोग नहीं खरीदेंगे, लोग नहीं खरीदेंगे, बिजनेस नहीं आएगा, बिजनेस नहीं आएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कारोबार बंद हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस देखते हैं कि यार ये जो हमने इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग लेनी है वो ये लेनी है बेसिकली, और ये बड़ा एग्जामिनेबल एरिया है एमए के अंदर, आपको बड़ी सवाल पूछता है इस चैप्टर में, डिफरेंसेस के बारे में पूछता है, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। वो कहता है कि यार डिफरेंशिएट करो कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहां पे मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बगैर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बताती है कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट या लागत क्या आएगी, और उस लागत को, उस कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसको मिनिमाइज कैसे किया जाएगा। और हमें यह पता है कि कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। अगर एक चीज को कम लागत पे बना लोगे, अच्छी प्राइस पे बेच दोगे, तो प्रॉफिट का मार्जिन भी ज्यादा मिलेगा। तो लिहाजा कॉस्ट अकाउंटिंग में मकसद यही है कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद एक और भी है कि कॉस्ट और क्वालिटी का आपस में रिलेशनशिप देखा जाए। नोट किया कि नहीं। अब यहां पे हम कॉस्ट अकाउंटिंग को पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसीडर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देख रहे हैं। पहला फर्क यूजर्स का आता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग चूंकि इंटरनली होती है, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल कभी भी बाहर नहीं बताते। आप कभी अपने प्लान्स बताते हो बाहर? नहीं बताते, ना बताने चाहिए। कभी आप डिसीजंस के बारे में बताते हो? नहीं बताते। तो इसके जो यूजर्स होंगे वो भी इंटरनल होंगे इस इंफॉर्मेशन के। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो आपकी मेनली किसके लिए की जाती है? शेयर होल्डर्स के लिए, बैंक्स के लिए। किसके लिए की जाती है? लेंडर्स के लिए, वेंडर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए की जाती है। तो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूजर एक्सटर्नल होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूजर इंटरनल होता है। पहला फर्क। दूसरा फर्क होता है पर्पस, किस मकसद के लिए काम करते हैं आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल दोबारा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हो? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हो कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और आप ये बताते हो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन के अंदर कि एसेट्स क्या थे, लायबिलिटीज क्या थी, ऑब्लिगेशंस क्या थी, इक्विटी क्या थी। तीसरा फर्क फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप किसी भी फॉर्मेट में, कस्टमाइज फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। रिपोर्ट में दे दो, ईमेल में दे दो, किसी भी सूरत में इनफॉर्मली दे दो, बता के दे दो, लिख के दे दो, आप चार्ट्स में दे दो, ग्राफ्स में दे दो। देयर इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट देयर इज अ फॉर्मेट इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपको स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन को देखना पड़ता है, रूल्स एंड लॉज को फॉलो करना पड़ता है। टाइम फोकस्ड। यहां पे चौथा फर्क क्या है कि हिस्टोरिकल और फॉरवर्ड लुकिंग होती है। प्लानिंग फ्यूचर के बारे में होती है। जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं, मैंने कल बताया था कि हम माजी को भी देखते हैं साथ, तो फॉरवर्ड लुकिंग भी होती है और बैकवर्ड लुकिंग भी होती है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली हिस्टोरिकल होती है। माजी के बारे में आप अपने बता रहे हो कि परफॉर्मेंस कैसी रही और पोजीशन कैसी रही। ये ऐसे ही है कि रिजल्ट डे पे आप बता रहे हो कि रिजल्ट कैसा आया। किसके बारे में रिजल्ट कैसा आया?
पिछले साल की परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है। देन लीगल रिक्वायरमेंट, देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट टू डू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमें कोई लॉ नहीं कहता कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो, कोई स्टैंडर्ड नहीं कहता मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो, ये मैनेजमेंट की चॉइस पे बेस करती है। लेकिन आज कंपनीज दुनिया में इस चीज को देख रही हैं कि फ्यूचर इज फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज गोइंग टू बी ऑटोमेटेड बेसिकली। बात समझ आ रही है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका डिसीजन मेकिंग है, और यही बात मैं आपको बार बार बच्चों को क्लियर करता हूं। बच्चे कंप्लेन करते हैं सर पीएम का पेपर क्यों मुश्किल है स्किल्स लेवल में, बच्चे कंप्लेन करते हैं सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों मुश्किल है। मैं ये बताता हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपकी सोच का अमल दखल है, आपकी थिंकिंग चेक की जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स चेक की जाती हैं, आपकी कंट्रोलिंग चेक की जाती है, और यहां पे आके एआई फेल्ड है। समझ आ रही है बात कि नहीं? एआई आपको एक सपोर्ट देती है, लेकिन एआई आपको एग्जैक्ट डिसीजन लेने में नहीं बताएगी, क्योंकि सब्जेक्टिविटी आ जाती है। जहां पे सब्जेक्टिविटी आएगी वहां पे एआई फेल्ड है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सब्जेक्टिविटी कोई नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रूल्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड्स हैं, और जहां पे रूल्स और स्टैंडर्ड्स होंगे वहां पे एआई क्या करेगी, उन्हीं रूल्स को अप्लाई कर करके दिखाती जाएगी कि ये देखो ये रूल तुमने ब्रेक किया, ये तुमने रूल ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया तुमने यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज मैं आपको बताता हूं, इंशाल्लाह कभी मुझे मौका मिलेगा मैं आपको सिखाऊंगा कि एआई को इस्तेमाल करके आप किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 1 मिनट क्या आधे मिनट के अंदर एआई से दोबारा से रिप्रोड्यूस करवा सकते हो, और उससे पूछ सकते हो कि बताओ इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या गलतियां तुम्हें नजर आई हैं। पूरा ऑडिट करवा लो 1 मिनट में उससे। ऐसे ऐसे आप प्रॉम्प्ट्स उसको देते हो। अच्छा, बाय द वे एआई को सीखने के लिए प्रॉम्प्ट्स को सीखना बड़ा जरूरी है। आपको अगर प्रॉम्प्ट लिखना आ गया ना तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी चैट जीपीटी और एआई का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए। जब आपको प्रॉम्प्ट ही नहीं लिखना आएगा आप उससे एआई से काम नहीं ले सकते। अब यहां पे रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए हम ये कहते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एआई इफेक्ट नहीं करती, 20% आपको सपोर्ट करती है, 80% आपकी अपनी थिंकिंग होती है। तो लिहाजा जब आपका अपना नॉलेज, अपनी सोच का अमल दखल होगा, वहां पे चीजों को रिप्लेस नहीं किया जाता। इसलिए पूरी दुनिया ने अब ये सोच लिया है कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हायर किया जाए, चूंकि पूरी दुनिया में कॉस्ट बढ़ रही है। भाई आपको क्या पता था कि यार अब ये पेट्रोल की प्राइस इतनी बढ़ जाएगी? अभी तो आपको ये सैलाब और समंदर और महंगाई का तूफान आपको नजर आएगा कुछ महीनों के अंदर, अभी आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में फील होगा, और वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि यार हमारी क्या स्ट्रेटजीज होंगी, कैसे कट डाउन करेंगे कॉस्ट को। बात समझ आ रही है? यहां पे अब आपको एआई के थ्रू आप जाके हेल्प नहीं ले रहे होगे, एआई के दिमाग में ये है ही नहीं। एआई तो आपके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, वो जो माजी में जो हुआ है, और उसकी बेस पे थोड़ी बहुत वो एनालिसिस करके, ठीक है, मशीन लर्निंग यही चीज है ना, एल्गोरिथम्स आपके बन रहे होते हैं, और उसकी बेस पे आपको बता रहा होता है कि अब ये होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो लिहाजा याद रखना, आइंदा आने वाले 10-15 साल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग चलेगी लेकिन ऑटोमेट हो जाएगी। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखना जरूरी है क्योंकि आपस में भी लिंक्ड है। बात समझ आ रही है भाई? तो ये फर्क आपको पता होने चाहिए। एग्जांपल देते हैं जी, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? कैलकुलेट यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ए टू सेट द सेलिंग प्राइस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाते हैं। ये कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्क देखा, वहां पे कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो रहा है। देन इंफॉर्मेशन डाटा, इसके हम कल इंशाल्लाह ताला बात करेंगे, इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, चूंकि डाटा, अब चूंकि इंफॉर्मेशन की बात हुई थी शुरू में, याद होगा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल की बात हुई थी कि इंफॉर्मेशन फाइनेंशियली भी देंगे, नॉन फाइनेंशियली भी देंगे। तो उसकी इंशाल्लाह हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं भाई इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर को, कि इसने आगे आपको हेल्प करना है इंशाल्लाह ताला
अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर, और कल इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे। जितना हमने पढ़ा होगा उसको देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमए कि क्वेश्चन को पूछने का उसका स्टाइल क्या है, कैसे टेस्ट करता है नॉलेज को। ये छोटे छोटे सिनेरियोज मैंने बीच में इसलिए आपको डाले हैं कि भाई आपको छोटे छोटे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देगा वो, और ये जो सिनेरियोज हैं ये आपको एमटीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि वहां पे एक मिनी सिनेरियो होगा और उसके साथ आपके 5-6 एमसीक्यूज होंगे। और अगर आपको ये सोचने का अंदाज नहीं पता, देखो ये अगर आपको सिनेरियो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते तो फिर आपको मुश्किल आएगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हुए। तो इसके लिए मैं अक्सर कहता हूं बच्चों को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आपने समझनी है ना, सीखनी है, तो अपने इर्द गिर्द जो बिजनेसेस चल रहे हैं ना उनके बारे में सीखा करो, उनके बारे में पढ़ा करो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा और कल को आपको इंशाल्लाह ताला ये इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प करेगा। मैं जो आपसे बात कर रहा था ना नेस्ले के इंटरव्यू की, मैंने भांड मारा था, वो भांड ये था कि उन्होंने मेरे से पूछा था कि भाई नेस्ले किस प्रोडक्ट्स में डील करती है। उसका सिंपल आंसर था डेयरी प्रोडक्ट्स में। मैंने चूंकि उस कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा था एंड आई कुड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन पर्टिकुलरली। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन मैंने बड़े आराम से दे दिए, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन वर्सेस डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है। लेकिन जहां पे उन्होंने आपकी कंपनी के नॉलेज के बारे में बात की वहां पे आई वाज नॉट दैट गुड। समझ आ रही बात कि नहीं? और उससे देखो, आप दुनिया की कोई भी अकाउंटिंग करो, एक मैं अक्सर आपको बात बताता हूं, बच्चों को कहता हूं, आपने कल को अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हो ना, अच्छा अकाउंटेंट तब तक नहीं आप बन सकते जब तक आप उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते। आप अकाउंटिंग करना जा रहे हो ई कॉमर्स बिजनेस की, आपको ई कॉमर्स बिजनेस के मॉडल का ही नहीं पता। आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो ईवी कंपनी की अकाउंटिंग करने से पहले आपको ईवी कंपनी के प्रोडक्शन के प्रोसीजर का पता होना चाहिए। उसके ईवी जो बाइक्स बन रही हैं उसके अंदर कौन सी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, कौन सी बैटरीज इस्तेमाल हो रही हैं, वो प्रोडक्ट्स काम कैसे करती है, उसकी मोटर का लाइफ साइकिल क्या होगा, उसकी चार्जिंग का टाइम क्या होगा। ये चीजें अकाउंटेंट से छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप ब्लैंक होगे। आप प्रोडक्शन की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, आपको ये पता ही नहीं कि प्रोडक्शन में इस्तेमाल क्या हो रहा है, क्या करोगे? अकाउंटिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये जो इर्द गिर्द हमारी जो नई डेवलपमेंट्स आ रही है ना, उसके बारे में सीखें। मेरे सामने एक चीज गुजरी एंड आई वाज अमेज्ड। अकाउंटिंग करो टिकटॉकर की। किसकी अकाउंटिंग? फेमस टिकटॉकर है, चलो टिकटॉकर को छोड़ दो, फेमस यूट्यूबर है, फेमस कंटेंट राइटर है, वो आपको जॉब ऑफर कर रहा है $5,000 की महीने की। कितना सैलरी है? 5,000। यूट्यूबर है, फेमस है बंदा, पाकिस्तानी यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, बाहर का यूट्यूबर है। वो कौन सा सबसे फेमस यूट्यूबर है? मिस्टर बीस्ट। उसकी जरा घर जाके आप देखना उसका इनकम कितनी है, शायद आपको पता ही हो। कितना कमाता है महीने का? मिलियंस में कमाता होगा, ठीक है। उसके सब्सक्राइबर देखना जाके। अब वो बंदा चाहता है कि यार मुझे कितनी इनकम हुई है, बेसिकली जो मैं कंटेंट राइट कर रहा हूं उस पर मुझे कॉस्ट कितनी आती है और मुझे नेट सेविंग कितनी हो रही है यूट्यूब से। इज इट समथिंग नॉर्मल? इट्स नॉट दैट नॉर्मल थिंग। अकाउंटिंग आप उसकी भी कर रहे हो, उसने अपना पर्सनल अकाउंटेंट रखा हुआ है, ठीक है। आपके अमीर जो लोग हैं ना, वो अपना अकाउंटेंट, पर्सनल अकाउंटेंट साथ रख रहे होते हैं, साथ साथ चल रहा होता है, उसके साथ साथ बिजनेसमैन के साथ साथ होता है। वो क्या बता रहा होता है उसको, कैसा हिसाब किताब उसके हर वक्त फिंगर टिप्स पे होता है। वो पुराने माजी में हम उनको बोलते थे मुंशी अकाउंटेंट्स को। अभी भी अगर आप गांव साइड पे जाए ना, वहां पे मुंशी कहते हैं अकाउंटेंट को। अकाउंटिंग करनी है भाई, पैसे मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूट्यूबर अकाउंटिंग करते रहें, लेकिन ये नई डायनेमिक्स हैं, नई चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी के साथ या मार्केट के साथ आपको चलना पड़ता है। यू शुड अंडरस्टैंड, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा, जो हमारे पास नहीं होता। इसलिए जो हम ये कहते हैं ना, जो
आपको वाइडर रीडिंग की मैं जो बात कर रहा था, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलता है। नई नई चीजों को सीखा करें और आपकी अपनी भी ग्रोथ आप फील करेंगे यार कि मेरे अंदर कुछ चेंज आया है। मैं ये भी जानता हूं, मैं चाहता हूं कि आप जॉब पे जाएं, ACCA के एज अ ACCA जाएं तो आप लर्नड एम्प्लॉय की तरह जाएं, आप लर्नड ट्रेनी हो, आपको पता हो कि यार एक्सेल पे काम कैसे करते हैं, आपको पता हो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उस पे काम कैसे किए जाते हैं, आपको पता हो कि आपके ऊपर कंपनी को इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। फिर आपकी ग्रोथ होती है मल्टीपल टाइम्स। आपको कंपनी ऐसे ऐसे ग्रो करवाती है, ऊपर लेके जाती है। वो कहती है यार इस बंदे को तो सब कुछ पता है, ये तो पहले तैयार होके आया मेरे पास, मैं क्यों इसके ऊपर टाइम लगाऊं, मैं इसको नई से नई चीजें सिखाऊं। आपको पहले दिन क्लाइंट पे भेज देंगे। आम बंदा जाता है ना, जब हमने फर्म ज्वाइन की थी 6 महीने क्लाइंट पे भेजा ही नहीं था हमें। हमसे पता क्या करवाते थे, झाड़ पूंछ करवा लेते थे स्टोर की। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी मैम मारते हैं पहले ट्रेडिशनल कंपनीज, ठीक है। वो जी बात बात पे डांट भी पड़ती होती है, और तू वाल एंज नहीं एंज क्यों वाए, बाल क्यों ऐसे बनाए हैं तुमने, तुम आज टी शर्ट पहन के क्यों आ गए, समझ रहे बात। अब 6 महीने आपको बैठाया हुआ है, क्लाइंट पे भेज नहीं रहे, क्यों नहीं भेजते, काम नहीं आता। और सीनियर्स की जान जा रही होती है, वो कहते हैं यार एनू सिखावांगे कल नू साड़ी नौकरी ना खा जाए, ये भी तो होता ना। फिर कुछ जेलसियां वही आ जाती हैं बीच में, फिर और भी मसले आते हैं। आप अगर तैयार होके जाओगे, आप देखोगे कि आपका बॉस आपकी कैसे रिस्पेक्ट करेगा। आप उसको आइडिया दो, सर ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, सर ये मेरा ज़हन ये कहता है, मेरा नॉलेज ये कहता है, मेरा नॉलेज खैर इतना नहीं है, प्रैक्टिकल आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, तरीका है बात करने का देखें, सर आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा एक आइडिया है। बहुत सारी कंपनीज अपने इंप्लॉइज के आइडियाज की वजह से ग्रो की हैं, आपको पता है। ये कोलगेट टूथपेस्ट जो है, कोलगेट कंपनी एक आइडिया था बेसिकली, किसका, एक छोटे से इंप्लॉय का। कल हसनैन मुझे बता रहा था कि बाबा एक पिज्जा हट जो है, हट का जो वर्ड है वो एक इंप्लॉय का आइडिया था, एक क्लीनर का आइडिया था, स्वीपर का आइडिया था। ठीक है भाई, आइडिया तो कहीं से भी आ सकता है, और आइडियाज कैसे आते हैं, नॉलेज से आते हैं, और वो आइडियाज आपको ऊपर ले जाते हैं। आपका बॉस खुश हो के आपको कहेगा यार इस बंदे को तरक्की दो, जल्दी 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 इसको सीनियर पोजीशन पे लेके जाओ, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये पढ़ के चीजें सीख के प्रैक्टिकली होके आया। तो बेटा आप अभी छोटे हो, आप लोगों ने इंशाल्लाह 1 साल में फर्म में जाना है। हम ये बात 2-2, 3-3 साल की आगे की नहीं करते, हम सिर्फ 1 साल का टाइम रखते हैं अपने ज़हन में। 1 नहीं तो 1.5 साल लगा लो, लेकिन जब आप जाओ तो तैयार होके जाओ यार। क्यों आप अपने टाइम को जाया करो, क्यों आप अपने टाइम को वेस्ट करो, चीजें सीखो, AI को सीखो, AI से काम लेना सीखो। फ्यूचर इज अबाउट हाउ यू टेक द वर्क फ्रॉम द AI में सिर्फ आप मीनिंग सर्च नहीं करेंगे, मुझे बताओ यार इसका मीनिंग क्या है। AI से काम लोगे एज अ असिस्टेंट के तौर पे। वो बंदा जो AI को एज अ असिस्टेंट के तौर पे देखेगा वो कामयाब होगा। आप मशीनों से काम ले रहे हो इस वक्त बैठ के। AI इज अ मशीन, बेसिकली इट्स अ मशीन लर्निंग। अगर आपको उससे काम लेना नहीं आता ना, तो आप लाख सब्सक्रिप्शंस ले लो चैट जीपीटी की, वो वेस्टेज है। ठीक है भाई, हमने आज के दौर में कम टाइम में ज्यादा काम लेना है, चीजों को कम टाइम में ज्यादा आउटपुट देनी है, और उसके लिए AI आपको सपोर्ट करती है। इसको सीखें, एक्सेल को सीखें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को सीखें, थोड़ा 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 बिट एंड बाइट्स के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा अपने सामने बबल बना लो और परेशान होकर बैठ जाओ। बिट एंड बाइट्स मींस छोटी थोड़ी थोड़ा 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 लो और सीखो। और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो नया रोल है ना, ये आपको आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए कि कंपनीज को इस वक्त पूरी दुनिया में जो डिमांड आ रही है जॉब्स की, वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड है। और जिस बंदे ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये सब्जेक्ट और PM अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है और साथ उसने FM अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, वो दुनिया पे रूल करेगा आइंदा 10 साल में। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप चैट जीपीटी से पूछ लेना या किसी और उससे पूछ लेना, उससे पूछना
कि भाई प्रॉम्प्ट दे के पूछना है कि व्हाट वुड बी द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन द नेक्स्ट 10 years अहेड, ठीक है, एंड व्हाट वुड बी माय न्यू रोल्स एंड व्हाट आर द न्यू स्किल्स आई नीड टू अंडरस्टैंड फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये सब्जेक्ट आपको सोचने पे मजबूर करता है, ये आपको लकीर का फकीर नहीं बनाएगा। इसको इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो इसके अंदर आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर आप इसको एज अ बर्डन के तौर पे लोगे कि यार मैंने सिर्फ इसको पढ़ना है पास करने के लिए, तो ये आपको कुछ नहीं सिखाएगा। ये इस मामले में बड़ा कंजूस है सब्जेक्ट, मैं ये कहता हूं कंजूस है। ये कहता है कि भाई तुम मेरे से दिल लगाओ, तुम मुझे समझने की कोशिश करो, तुम जरा थोड़ा डिटेल में जाके मुझे पढ़ने की कोशिश करो, मैं तुम्हें समंदर दूंगा, पहाड़ समंदर दूंगा नॉलेज का, तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगा ये। और अगर आप इसको समझें ऐसे कि यार नहीं बस ठीक है मैं कर लूंगा, मैं पास, मुश्किल बड़ा है, और ये मुश्किल एसीसी के बच्चों के लिए ही, ये एसीसी के बच्चों के लिए मुश्किल सब्जेक्ट नहीं समझा जाता। ये पूरी दुनिया में जितनी भी फाइनेंस की क्वालिफिकेशन है ना, जहां जहां पे भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है ना, वहां पे लोग क्योंकि यूज्ड टू नहीं होते, स्टूडेंट यूज्ड टू नहीं होते सोचने के लिए, तो इसलिए क्या होता है, मुश्किल लगता है। सोचने का अंदाज चेंज करना पड़ेगा, रट्टा वाला काम यहाँ पे नहीं चलेगा। इंशाल्लाह कल हम अपने टाइमली क्लास को कंप्लीट करेंगे और इसी को हम आगे लेके चलेंगे, और साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। आपसे गुजारिश ये है कि जितना पढ़ाया प्लीज इसको पढ़ के आइएगा। इसके बाद अगला जो चैप्टर है इंशाल्लाह नोट्स आपको आज अवेलेबल हो जाएंगे। इसके फौरन बाद हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन के चैप्टर पे आएंगे इंशाल्लाह, और उसके अंदर कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, नई चीज आएगी आपके लिए। उस चैप्टर के अंदर कॉम्प्लेक्स आएंगी, ग्राफ्स और चार्ट्स मुश्किल थोड़े से होंगे, टेक्निकल होंगे, मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन समझना है हमने उसको। ओके जी, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।